बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। फवाद चौधरी साहब की जो गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के तनाजुर में ख़ास अहमियत दी जा रही है, गैर मामूली अहमियत दी जा रही है और ये मामला गैर मामूली अहमियत का हामिल है भी, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात की एक तारीख़ रही है और मुख्तलिफ़ तरह के जो इख्तिलाफ़ात रहे हैं उसके ख़ास मतालिब न सिर्फ लिए जाते रहे हैं बल्कि वो निकलते भी रहे हैं। और अक्सर हम देखते रहे हैं, माजी में मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में आपको बताया भी था कि माजी में कब कब किन किन मौज़ूआत पर इख्तिलाफ़ात हुए, ख़ास तौर पर नवाज़ शरीफ साहब के इख्तिलाफ़ात किस किस मौजू पर होते थे और कौन से इख्तिलाफ़ात किसी ख़ास नतीजे पर मुंतज हुए और कौन से नहीं हुए। अब ये जो गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको अगर हम एनालाइज़ करें तो मैंने इसमें से 7 मानी जो हैं वो निकाले हैं, अखज़ किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि 7 पॉइंट्स हैं जो इससे अखज़ किए जा सकते हैं, 7 मतालिब इससे निकाले जा सकते हैं और वो जो 7 पॉइंट्स हैं वो मेरे नज़दीक क्या हैं उसको मैंने एक आर्टिकल के लिए लिखा और वो लिखे हुए पॉइंट्स जो हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ जो मैंने अखज़ किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। या क्योंकि ये फवाद चौधरी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारे सामने एक पहला ऑफिशियल मौक़िफ़ आया और इस मौक़िफ़ से ही ज़ाहिर है हमें सब कुछ पता चला। इससे पहले जो था वो सोर्सेज से ख़बरें थीं, सहाफ़ियों की ख़बरें थीं, सोशल मीडिया पर चलने वाली चीज़ें थीं, चहमगोइयाँ थीं, बातें थीं, कुछ अफसाने थे, कुछ हकीकत थी। लेकिन फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें कई चीज़ें हमारे सामने ऑफिशियली आई हैं। अब वो चूँकि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है, उन ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन की रोशनी में हम इससे कुछ मीनिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। वो 7 निकात जो मैं इसे समझ पाया हूं वो मैं आपके सामने रखता हूं ताकि सूरत हाल को एनालाइज करने में आसानी रहे। देखिए, सबसे पहला मतलब मैं आपके सामने, मैंने कहा जैसे कि मैंने आर्टिकल के 7 पॉइंट्स लिखे हैं तो मैं ये 7 पॉइंट्स आपके सामने पढ़ देता हूं, आपको समझ आ जाएंगे। पहला मतलब जो फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलता है, वो ड्रॉ किया जा सकता है, वो ये कि वज़ीर आज़म ने फ़ौज की तरफ से DGISI की तब्दीली के हवाले से जारी की गई प्रेस रिलीज को मानने से इनकार कर दिया और इस इनकार को कबूल भी कर लिया गया है। दूसरा नुक्ता अहम है कि न सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म ने जो एक ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज हमारे सामने आई थी कि ये तकर्रुर तबादले किए गए हैं, फ़लाँ को फ़लाँ लगा दिया गया है, DGISI को कोर कमांडर पेशावर और जनरल दीन मंजूम को जो है वो DGISI लगाया गया है। तो इस प्रेस रिलीज को हुकूमत ने मानने से इनकार किया और हुकूमत के इस इनकार को तस्लीम भी कर लिया गया है। ये इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वाज़े होता है। दूसरा नुक्ता ये कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब ये भी है कि हुकूमत अपने इनकार को रजिस्टर कराना चाहती है और वाज़े पैगाम देना चाहती है कि हमने DGISI की तैनाती के लिए इख्तियार किए गए तरीक़ाकार को तस्लीम नहीं किया और DG लगाने के अपने हक को तस्लीम कराया है। तो ये वाज़े तौर पर न सिर्फ इसका मतलब निकलता है बल्कि फवाद चौधरी साहब ने कहा भी था कि DGISI लगाना वज़ीर आज़म का इख्तियार है। ये कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जुमला कहा और अगर वो ना भी कहते तो भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का अपने तौर पर मतलब यही है कि हुकूमत ये रजिस्टर कराना चाहती है कि भाई हम अब उसूली मौके पर खड़े थे, हमारा इख्तियार है, हुकूमत का इख्तियार है, वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि DGISI लगाए और ये इख्तियार हमने तस्लीम करवा लिया है और इसमें जो है वो हम अपने उसूली मौके पर खड़े हैं। तो ये दूसरा नुक्ता फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलता है। तीसरा ये है कि फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी वाज़े हुआ है कि जनरल फैज़ हमीद की बतौर DGISI जिम्मेदारियां जारी रखने की वज़ीर आज़म की जो ख्वाहिश थी उसको तस्लीम नहीं किया गया या वो तो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। तभी तो 3 नाम वज़ीर आज़म को दिए जाएंगे। गोया यहाँ वज़ीर आज़म को सरेंडर करना पड़ा है या फिर उन्हें कायल कर लिया गया है या उन्हें मना लिया गया है कि आप इस पर अब बहस ना करें कि DGISI जनरल फैज़ हमीद को ही रहने दिया जाए, क्योंकि इख्तलाफ शायद यहीं से शुरू हुआ था कि वज़ीर आज़म चाहते थे कि DGISI जनरल फैज़ हमीद कंटिन्यू करें और इसका इजहार भी किया जा चुका है और वो इसलिए कंटिन्यू करना चाहते थे उनके बकौल कि वो अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल है वो चाहते थे उसका तसलसल रहे। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वज़ीर आज़म सियासी मामलात की वजह से जो है वो चाहते थे कि ये कंटिन्यू करें क्योंकि उनके सियासी मुखालिफिन जो है वो उनसे बड़े नाला थे और नाराज़ थे, यानी जनरल फैज़ हमीद साहब के जो मुखालिफिन हैं, मरियम साहबा की मैं बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल अब ये हुआ कि यानी कि कुछ बातें इधर की मान ली गई, कुछ बातें उधर की मान ली गई। तो ये भी अब सामने आ गया है कि नए नाम जब मांगे गए हैं या नए नामों पर में से किसी एक का इंतखाब होगा तो इसका मतलब है कि ये तस्लीम कर लिया है
हुकूमत ने कि ठीक है चलें हम इस पर विड्रॉ करते हैं कि जो DGISI थे जनरल फैज़ हमीद साहब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो अपनी जगह पर चले जाएं जहाँ पर उनका तकर्रुर किया गया है। ये कम अज़ कम वज़ीर आज़म ने तस्लीम कर लिया। तो कुछ बातें वहाँ की मान ली गई, कुछ बातें यहाँ की मान ली गई। चौथा नुक्ता जो मेरे ख्याल में बड़ा अहम है वो ये है, वज़ीर आज़म को 3 नाम जो भेजे गए, इसका भेजे जाने हैं, इसका मतलब ये भी है कि ISPR की जो प्रेस रिलीज़ थी इसमें जो नए DGI का तकर्रुर था, ये तैनाती थी, उसको भी कलअदम करार दे दिया गया है या वो कलअदम हो गई है, क्योंकि तभी तो नए नाम भेजे जाएंगे। अगर वो जो ISPR की तरफ से हमें एक प्रेस रिलीज़ या ख़बर आई थी वो बरकरार होती तो फिर ये अगला प्रोसेस ना होता। तो अगला प्रोसेस होने का मतलब ये नहीं, 3 नए नामों के आने का मतलब ये है कि वो तैनाती कलअदम करार दे दी गई है। इसका मतलब भी यही है, जो कि अनाउंस नहीं किया गया लेकिन मतलब यही निकलता है। अच्छा जी, 5वां नुक्ता मेरे ख्याल में यह है कि अगर वज़ीर आज़म को भेजे जाने वाले नए 3 नामों में जनरल नदीम अंजुम, ये बड़ा अहम नुक्ता है मेरे ख्याल में, ये बड़ा अहम अगर है, इसको मैं अगर के साथ जोड़ रहा हूँ और मेरे नज़दीक ये बहुत अहम अगर है। अगर वज़ीर आज़म को भेजे जाने वाले नए 3 नामों में जनरल नदीम अंजुम का नाम भी शामिल होता है और वज़ीर आज़म रस्मी कार्रवाई के बाद इन्हीं को DG लगा देते हैं, DGISI, तो समझ लीजिए कि मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म किसी और को DG लगा देते हैं, नए 3 नाम आते हैं उसमें किसी और को लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये होगा, मेरे ख्याल में इसका ये मतलब होगा कि तनाव बरकरार है और मामलात खुश उसलूबी से तय नहीं पाए। क्योंकि बहरहाल फ़ौज ये तो नहीं चाहेगी कि इतना तो चलें, प्राइम मिनिस्टर को मान लिया गया कि ठीक है हम 3 नाम भेजते हैं कानून के मुताबिक, तरीक़ाकार के मुताबिक, रिवायत के मुताबिक, आप उसमें से एक DG लगा दें। लेकिन इस पर कैसे मुमकिन है कि मुज़ाकरात बातचीत ना हुई हो कि जिनको हमने लगाया गया वो बड़े थोरो प्रोफेशनल एक जनरल हैं, वो बड़े ज़बरदस्त जनरल हैं, इस काम के लिए बड़े मौजू हैं और प्राइम मिनिस्टर को उस पर पूरी तरह से ब्रीफ किया गया हो। ये भी तो मुमकिन नहीं है ना कि फ़ौज ने गलत आदमी को वहाँ पर DGI लगा दिया हो, ये भी मुमकिन नहीं है। तो इस बात का इम्कान है कि वज़ीर आज़म उन्हीं को शायद उन्हीं के नाम का तकर्रुर कर दें या इंतखाब कर लें, और अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब है कि मामला तय पा गए हैं खुश उसलूबी से, और अगर ये नहीं होता इसका मतलब है तनाव बरकरार है और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक नहीं 2 ज़िद पे यानी 2 चीज़ों को मनवाना चाहते हैं। एक तो ये मेरा इख्तियार है और दूसरा ये कि मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। तो ये देखना पड़ेगा आगे जाके क्या होता है। छठा नुक्ता ये है, फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये भी वाज़ेह होता है कि हुकूमत और फ़ौज के दरमियान नए नाम पर इख्तलाफ नहीं हुआ, बल्कि पुराने DG के मौजूद रहने, यानी इख्तलाफ का नुक्ता जो है वो नया नाम नहीं था कि नया DG जो है वो क्या हो, इस पर इख्तलाफ नहीं था। इख्तलाफ था पुराने के रहने या ना रहने पर। तो नए नाम पर इख्तलाफ नहीं हुआ बल्कि पुराने DG के मौजूद रहने या ना रहने पर इख्तलाफ हुआ। दूसरा इख्तलाफ तरीक़ेकार को फॉलो ना करने पर था। अब अगर इस बात पर इत्तेफाक हो गया है कि पुराने DG जाएंगे तो नए नाम पर भी इत्तेफाक राय होना मुश्किल दिखाई नहीं देता। गोया बुनियादी नुक्ते पर इत्तेफाक हो गया है कि फैज़ हमीद जाएंगे। अब जाएंगे, जगह खाली होगी तो नया तो कोई ना कोई आएगा। तो इख्तलाफ जो था ये भी वाज़ेह हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि वो नए नाम पर इख्तलाफ नहीं था, पुराने के बरकरार रहने पर इख्तलाफ था, जो हमें इससे समझ आई है। और 7वां और आखिरी नुक्ता जो मेरे नज़दीक बड़ा अहम है वो ये है कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में पैदा होने वाला ये जो इख्तलाफ था ये बग़ैर कुछ डैमेज किए, यानी कुछ ज़्यादा डैमेज किए बग़ैर गुजर गया है। मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। कम अज़ कम फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तासुर मिलता है कि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बड़े खुशगवार हैं और दोनों एक दूसरे को कभी लेट डाउन नहीं होने देंगे, फवाद चौधरी साहब ने ये कहा। तो इससे ये तासुर ये मिलता है कि इख्तलाफ ज़रूर हुआ और इख्तलाफ होता रहता है। पिछले दिनों आपने खबर पढ़ी होगी कि पेंटागन और वाइट हाउस की पॉलिसीज़ में इख्तलाफ सामने आया, लेकिन उन इख्तलाफात को हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए अहमियत दे दी जाती है, दुनिया में इतनी अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि हमारे यहाँ इसकी एक तारीख़ रही है। हुकूमतें आती रही हैं, आर्मी चीफ्स को घर भेज दिया जाता रहा है, हुकूमतें घर चली जाती रही हैं, ताल्लुकात कशीदा होते रहे हैं। मैंने आपको बताया था गन पॉइंट पर जनरल गुल हसन को भुट्टो साहब ने तब्दील कर दिया। एक बयान देने पर जनरल जहांगीर करामत को बुला कर इस्तीफ़ा ले लिया नवाज शरीफ ने। तो माजी में चूँकि इख्तलाफात की केस से इस तरह की चीज़ें निकलती रही हैं, तो इसलिए पाकिस्तान में इन इख्तलाफात को ज़्यादा अहमियत देकर देखा जाता है और ये बिला जवाज़ नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि माजी में एक तारीख़ है और उस तारीख़ की वजह से इसको ख़ास तनाजुर में देखा जाता है। वरना इख्तलाफात का होना और इन छोटे छोटे इख्तलाफात का होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ें होती रहती हैं। अच्छा, अब एक सवाल मेरे नज़दीक बड़ा अहम है और वो सवाल अब भी बरकरार है और इस सवाल का जवाब जो है
वो अगर आता है तो फिर, या अगर किसी को मालूम है, जिसको भी इस सवाल का जवाब मालूम है, वो इस सूरत हाल को ज़्यादा बेहतर एनालाइज कर सकता है। ताल्लुकात को, यानी सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, मौजूदा हुकूमत और फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात को ज़्यादा बेहतर तौर पर एनालाइज कर सकता है वो, जिसको इस सवाल का जवाब मालूम है, जो कि मुझे मालूम नहीं है। और सवाल ये है कि क्या नए DGISI का नाम वज़ीर आज़म के इनकार के बावजूद ISPR की फहरिस्त में लाया गया? यानी प्राइम मिनिस्टर ने पहले इनकार कर दिया था कि जी नया DG ना लगाया जाए, और इसके बावजूद ज़बरदस्ती नाम आ गया। अगर ऐसा हुआ था तो फिर ये तनाव का बाइस है। जो मैंने लिखा है वो मैं बताता हूँ कि सवाल ये है कि क्या नई DGISI का नाम वज़ीर आज़म के इनकार के बावजूद ISPR की फहरिस्त में आया था? यानी इख्तलाफ पहले हुआ और प्रेस रिलीज बाद में आई, या फिर प्रेस रिलीज हुकूमत के साथ अपने एतमाद के, यानी ताल्लुकात, खुशगवार ताल्लुकात के एतमाद के बलबूते पर निकाल दी गई कि कोई बात नहीं, वज़ीर आज़म हमें इनकार नहीं करेंगे, हम जो भी नाम देंगे वो उसको तस्लीम कर लेंगे। और लेकिन अगर इख्तलाफ होने के बावजूद प्रेस रिलीज निकाली गई, यानी इख्तलाफ पहले से मौजूद था, फौज को पता था कि इमरान खान इससे इख्तलाफ कर रहे हैं, और फिर भी धक्के से या ज़बरदस्ती ये प्रेस रिलीज निकाल दी गई, तो ये एक संजीदा मामला है। और अगर प्रेस रिलीज मामूल के तकर्रुर तबादलों की तरह निकाल दी गई, बाद में एहसास हुआ, यानी एक होता है ना कि आपने तकर्रुर तबादले हो रहे थे, आपको लगता था कि प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम उन्हें कह देंगे और वो इस पर कोई इतराज़ नहीं करेंगे, यही सोचकर जो है वो मामूल के तकर्रुर तबादलों की तरह निकाल दी गई। लेकिन बाद में एहसास हुआ या वज़ीर आज़म की तरफ से दिलाया गया कि मशवरा क्यों नहीं हुआ, तो फिर मेरा ख्याल है इस मामले की संजीदगी कम है। मामला उसी सूरत में ये संजीदा और संगीन है कि जानबूझ के जिद करके प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानी गई हुई। तो अब ये मुझे नहीं मालूम कि अगर ऐसा हुआ या नहीं हुआ, बहरहाल ये कयास है, ये कयास आराई है, और ये जो है वो और अगर ये मामला अगले एक दिन में 3 नाम आते हैं प्राइम मिनिस्टर उसमें से का तकर्रुर करते हैं, और तकर्रुर वही कर देते हैं जो फौज की रिकमेंडेशन है, तो समझिए इस खबर की उम्र आज शाम को या कल जैसे ही होता है इख्तिताम को पहुंच जाएगी, और इसका कोई बैकग्राउंड शायद आने वाले दिनों में उसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट ना हो। लेकिन अगर कोई और नाम आता है, जो फौज की तरफ से 3 नाम भेजे जाते हैं, उनमें से कोई और प्राइम मिनिस्टर लगा देते हैं, या उन तीनों को भी रिजेक्ट करके कोई और नाम मांग लेते हैं और कोई नया लगाते हैं, तो फिर एक ऐसी मेरा ख्याल सुबकी वाला मामला है कि जो आगे जाकर एक पैमाने में कतरे की सूरत मौजूद रहेगा, और जब भी आगे जाके चीज़ें जो है वो आगे चलती हैं तो उसमें ये वाला मामला अपना एक किरदार अदा कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में एक सूरत हाल थी जिसको मैंने अपने तौर पर अपने अंदाज़ में एनालाइज़ करने की कोशिश की है, और एनालाइज़ मैंने ज़ाहिर है माजी की जो पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री तारीख़ है ताल्लुकात की, उसकी रोशनी में ही मैंने कुछ चीज़ें अख़ज़ करने की कोशिश की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।